नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं इंटोर जी। और जो हमारी पॉलिटी की वीडियो चल रही है, आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। और कोशिश यही है कि आपको अच्छे तरह से उस वीडियो को बताया जाए, उस टॉपिक को कन्फर्म या बिल्कुल क्लियर किया जाए साथ के साथ उसी वीडियो में। और कोशिश भी यही रहेगी कि जो आप जो नए स्टूडेंट जुड़ता है वो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो पहले से देखना स्टार्ट करें, तब जाके डाउट आपको क्लियर होंगे। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि डाउट आपका बचे भी ना, क्योंकि जो क्वेश्चन डाउटफुल होता है मैं उनको वहीं पे अपने ही तरफ से ले लेता हूँ। क्योंकि जो स्टूडेंट की तरफ से डाउट बनते हैं, मुझे कोशिश है कि वो साथ के साथ क्लियर हों, बाद के लिए कोई ऐसा चक्कर ना बचे। तो आपका पुनः स्वागत है एक बार मेंटोलॉजी प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो हमारी वीडियो है वो हमारी लास्ट जो वीडियो थी उससे थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे उस वीडियो को। तो मैं उस वीडियो के जो लास्ट पार्ट था उसको आप एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ क्या हमारा उसमें छूटा हुआ पार्ट था। जो हमने भारत यूएसए के संविधान से जो हमने प्रावधान लिए थे, बाकी तो हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन ये लास्ट जो हमारा बचा था ये था हमारा यथोचित विधि प्रक्रिया या ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। एक ये चीज़ बची थी। ये मैंने इसलिए छोड़ी थी कि जो ये हमारा जापान का जो संविधान है, जापानी संविधान से जो प्रावधान लिए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये एक साथ में कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट है। और ये आपको कंफ्यूज भी करेंगे कि कौन सी प्रक्रिया कौन से देश से क्या ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से देश से क्या ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ये कहाँ से लिया हमने? जापान से लिया। कहाँ से? जापान से। और यूएसए से क्या लिया हमने? यूएसए से लिया हमने भाई यथोचित विधि प्रक्रिया। क्या? यथोचित विधि प्रक्रिया। इन दोनों में फर्क जानेंगे और जानेंगे ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, देखिए समझना स्टार्ट करते हैं। और आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि वीडियो आपको समझ में आ रही है, तो लाइक वाइक कर देकर यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगी पॉलिटी की भी और बाकी सब्जेक्ट की भी। कोशिश करूँगा मैं ही करा दूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी और जीएस का पोर्शन भी बचा हुआ। तो सारी चीज़ें जो वीडियो हैं वो ऐसी ही आएंगी, एक कोरिलेट करके आएंगी और एक थोड़ी वैसी फॉर्म में आएंगी, रटने वाले फॉर्म में नहीं आएंगी। एक स्टोरी फॉर्म में मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए, वरना ये चीज़ें 10 मिनट की हैं सारी, जो मैंने आपको आज 4-5 वीडियो लगा दी हैं। लेकिन हाँ, आपको ये पता लगा होगा कि जो मेहनत हुई है इस पर, तो वो काफ़ी हद तक ठीक हुई है, उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। और आप भी इसी क्रम में अगर मेहनत करेंगे तो आपको भी इस चीज़ का फल मिलेगा कि आपको रटनी नहीं पड़ेगी। जब चीज़ें इतनी डिटेल में बता देती हैं ना, जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं आपको रटवाऊँ ताजमहल आगरा में है, आप रट लेंगे रट लेंगे रट लेंगे, याद रह जाएगा। मान लिया लाल किला भी आगरा में है, लाल किला दिल्ली में भी है, मोती मस्जिद आगरा में वहाँ है। मतलब जब आप चीज़ें याद रटेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे, फिर ये भूल जाएंगे ताजमहल कहाँ था, आगरा है दिल्ली। और इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा प्रोसेस क्या है याद करने का, कि अगर आप ताजमहल में घूमने जाओ, वहाँ घूमने जाओ, वहाँ उसके बारे में डिटेल पढ़ो जानो, तो गारंटी मैं ये ले रहा हूँ आप जीवन में नहीं भूल सकते कि आगरा ताजमहल जो सॉरी आगरा में है। इसी का मतलब ये यहाँ से रिलेट करना कि जब भारत शासन अधिनियम पढ़ा दिया मैंने, उसमें ये पढ़ा दिया कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, डिटेल में पढ़ा दिया, तो आप नहीं भूल सकते कि उसमें कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया है। ठीक है, आप सारे बता देंगे। तो डिटेल पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको रटने की जो काम है वो कम हो जाता है, समझने का ज़्यादा हो जाता है। और समझ जल्दी हम सीखते हैं, रटते हम देर में है। इस चीज़ को समझना, समझने का काम ईजी भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रटने का काम थोड़ा हार्ड होता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इन दोनों फ़र्क है। तो काम ऐसा करो, चाहे समय चल मान लो थोड़ा फालतू लग रहा है, लेकिन वो लंबे समय के लिए हमने उसको याद कर लिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं आपको बताऊं। तो यथोचित विधि प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये कहां से ली थी हमने? यूएसए से या अमेरिका से। ठीक है, इनमें फर्क देखना क्या है। कोई कानून है, बात सारी कानून से चलेंगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बार बार रिपीट करता हूं कि आपके दिमाग में छप जाए। कोई बिल मान लिया सबसे पहले लोकसभा में आया, फिर उसके बाद वो गया राज्यसभा में, फिर वो कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया।
लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी पास कर दिया, मोहर लग गई, क्या बन गया, वो एक्ट बन गया, मतलब कानून के फॉर्म में बन गया। क्या हमको ये पता है इस कानून को किसने हस्ताक्षर किए हैं, कितने हस्ताक्षर पक्ष में हुए हैं, कितने विपक्ष में हुए हैं? अगर ये ना बताएं तो, ये हालांकि बताते हैं और ये बताना अनिवार्य भी है कि इतने वोट पक्ष में आए, इतने विपक्ष से आए, इतने उसके फेवर में डले हैं, इतना नहीं डले हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें सही हुई हैं या गलत हुई हैं? जो यहाँ ये बिल पास हुआ है क्या ठीक रूप से सही पेश हुआ था या सही पास हुआ, या यहाँ जो पास हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, या राष्ट्रपति ने साइन किए हैं वो असल में सही तरीके से किए हैं या एक दबाव में किए हैं? ठीक है, तो इस प्रक्रिया को जानना, इस प्रक्रिया को रिव्यू करना या इसको परखना या इसको जांचना, इसको क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब सिर्फ उस प्रक्रिया के बारे में जानना या उस प्रक्रिया की जांच करना जो हमारी प्रक्रिया हुई है। कौन सी प्रक्रिया? लोकसभा से जो हमारे राज्यसभा के बीच हुई है और राज्यसभा से जो प्रेसिडेंट के बीच में हुई है, जो हमारा एक एक्ट बना है, उसको लेके जो प्रक्रिया है उसको सिर्फ देखना वो सही है या गलत है, सिर्फ ये देखना, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना या उस पर कोई अपना फैसला नहीं सुनाना, बस उसको एक तरह से देखना है कि ये चीज़ प्रक्रिया कैसे सही हुई है। सही का मतलब ये है कि पहले लोकसभा में पास हुई है, उसके बाद राज्यसभा में पास हुई है, उसके बाद प्रेसिडेंट ने किया है, इसका मतलब ये प्रक्रिया सही है, ये ही हमारा प्रोसीजर है इसको पास कराने का बिल को। ये प्रोसीजर हमें पता है। प्रोसीजर ऐसा थोड़ी नहीं है कि पहले बिल जो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, ऐसे थोड़ा ना है प्रोसीजर। प्रोसीजर ये है या तो पहले लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक के पास, उसके बाद बची हुई दूसरी उसमें जाएगा सदन में। अगर लोकसभा में पहले हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अगर पहले राज्यसभा में हुआ तो फिर लोकसभा, फिर राष्ट्रपति। ये प्रक्रिया है ना, ये हमें पता है। तो इस प्रक्रिया की ही जांच ये करता है और इस प्रक्रिया के ही काम के लिए इसी को बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। प्रोसीजर का मतलब वही प्रोसीजर है कि कानून बनने का क्या प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर, कौन कौन से स्टेप है, वो स्टेप ठीक है नहीं है, वो स्टेप ठीक है नहीं है। ये स्टेप ठीक है भाई, हाँ कानून ऐसे बनता है, पहले कोई से सदन में पेश हुआ, मान लिया लोकसभा में, तो इसके बाद कोई से दूसरे सदन में पेश होगा, राज्यसभा में होगा, फिर उस पर मोहर लगाता है राष्ट्रपति, फिर उसको वो कानून का दर्जा मिल जाता है। यही हमारा प्रोसीजर है, तो इसी को बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं यथोचित विधि प्रक्रिया क्या है भैया। यथोचित विधि प्रक्रिया क्या है भाई? देखो, इसमें ये प्रोसेस तो सारा है ही है। ये क्या प्रोसेस था? ये हमारा प्रोसेस था कि जो हमारा ये प्रोसेस हुआ है वो ठीक तरीके से हुआ है नहीं हुआ, स्टेप वाइज सही है नहीं है, ये चीज़ तो देखना ही देखना है। लेकिन ये भी देखना है जो कानून बना है, जो हमारा लॉ बना है, वो हमारा ठीक भी बना है या नहीं बना। मतलब वही बात कि वो उसका जो फ़ायदा है या नुकसान है। अगर वो गलत है तो उसको निरस्त करने की शक्ति भी है हमारी इसके पास, जो हमने यूएसए से लिया है। यथोचित विधि प्रक्रिया में क्या है, ये इसकी मंशा भी चेक करता है कि इसकी मंशा गलत है या सही है। इस नियम को बनने की सरकार ने जो नियम बनाया इसकी मंशा गलत है या सही है। तो इसकी मंशा अगर गलत होगी तो भाई निरस्त, निरस्त है ना। अगर सही है तो सही है, फिर तो लो बन ही गया है। तो यही चेक करते हैं और इन दोनों में फ़र्क भी यही है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था। तो जापान का संविधान से क्या लिया हमने? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से लिया हमने? ये लिया हमने यूएसए से। तो ये दो चीज़ें हमारी यहाँ खत्म हो गई है। अब जो हमने नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो हमने आयरलैंड से के संविधान से जो टॉपिक लिए हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। हमने लिए हैं आयरलैंड के उससे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे भाग हम पढ़ेंगे 4th में, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी ये हमारे कहाँ है? 36 से और अनुच्छेद 51 तक है। कहाँ से? 36 से 51 तक है, सबे पता है 36 से 51 तक है। और मैं अगर आप बात बताऊं, ये एक पार्ट तो अलग है ही, वहाँ तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, सिर्फ यही भाग ऐसा है भारतीय संविधान में, पूरा ही भाग ऐसा है भारतीय संविधान में जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते।
ये बात बहुत ज़रूरी है, ये बात बहुत ज़रूरी है। आपको अभी छोटी लग रही होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और चले भी गए तो सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर नहीं कि इन जो हमारे ये अनुच्छेद हैं, जो इनमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमारे राज्य को मतलब किसी भी तरह की जो फैसिलिटी दी जाए, या कोई आहार दिया जाए, कोई खाना पीना दिया जाए, फ्री फैसिलिटी दी जाए, या बिजली फ्री दी जाए, खाना फ्री, ये लिखा हुआ है कि राज्य ऐसा कर सकता है। कर सकता, करना अनिवार्य नहीं है, उसमें लिखा है कर सकता है, तो इसकी मर्जी है, ठीक है। हम इसको सुप्रीम कोर्ट जाके ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं ले सकते। हम ज़बरदस्ती सरकार से जो है फ्री खाना नहीं ले सकते हैं, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। हाँ, अगर कोई से और भाग में, जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार एक भाग है, उसमें अगर कोई हमारे मौलिक अधिकार का कुछ ना कुछ दिक्कत कर रही है सरकार ने, तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई करेगा और सरकार के कानून को निरस्त कर देगा। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो सिर्फ एकमात्र ये ऐसा है पार्ट भाग संविधान में कि जो सुप्रीम कोर्ट भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। अब करने को तो सरकार इस पर दावा करती है और कहती भी है और करती भी है। जैसे सरकार ये बोलती है कि आपको हमारे इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमको ये चीज़ क्यों नहीं दे रहे। जब सरकार पूरी सक्षम हो जाएगी, पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी उस राज्य में, तो वो इसे चालू कर देगी। जैसे अब जब सरकार सक्षम हुई, मान लिया यूपी सरकार चल रही है, योगी सरकार यूपी में चल रही है, और अब इस टाइम सक्षम है, पूरी अपनी सत्ता में सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, तो धन भी बहुत है अपने पास, तो वे नई नई जो मान लीजिए जो आते हैं ना हमारे जो हमारी ये आती हैं पूरी योजनाएं, ये योजनाएं इसी का पार्ट होता है। योजनाएं हम ज़बरदस्ती नहीं हम फोर्स करा सकते उनको, ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं बोल सकते कि किसान को हर साल 10,000 रुपये दिलवाओ तुम, नहीं, वो उनकी मर्जी हो सकता है वो 20,000 दे दे। सरकार इसलिए बोलती है कि जब हम पूरे सक्षम हो जाएंगे कि हम अपने अनुसार ही लोगों को और राज्य के जो है हम कल्याण के लिए काम करेंगे। जैसे कि हमारा एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मिड डे मील का है। मिड डे मील जो स्कूलों में दिया जा रहा है, ठीक है, वो मिड डे मील भी एक इसी का पार्ट है, डीपीएसपी का। वो हम ज़बरदस्ती सरकार से उसको नहीं ले सकते हैं। सरकार की जब तक मर्जी दे रही है ना, हम उस सुप्रीम कोर्ट को उससे बोलकर ज़बरदस्ती उसको अपना बनवा सकते हैं कि नहीं हमको मिड डे मील चाहिए। सरकार बोलती है समाज के किसी एक तत्व को, किसी एक वर्ग को हम अपनी तरफ से उनके कल्याण के लिए, जिससे हमारे पूरे राज्य कल्याण हो, कुछ ना कुछ नियम या योजनाएं लाएंगे, लाते भी हैं। ये जो योजनाएं मैंने बताई हैं आपको, सभी उसके खिलाफ है। जन धन योजना जो है केंद्र सरकार जैसे योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके लिए फ्री शिक्षा है। जैसे राज्य में भी कई पोषण तत्व को लेकर जो हमारी योजनाएं हैं वो हमारी राज्य सरकार की योजनाएं हैं। तो उस राज्य सरकार योजनाएं भी इसके डीपीएसपी के अंडर ही आती हैं। वो कहीं मौलिक अधिकार नहीं है हमारा कि हम सरकार से ज़बरदस्ती उनको छीन लें। वो हमारा उनका अधिकार है कि वो दें या ना दें, लेकिन उन्होंने बोला है कि जब हम पूरे सक्षम होंगे तो हम इनको देने का काम करेंगे। तो पूरे सक्षम है तो वे देते हैं ना। अब वो बिजली फ्री करी है अभी यूपी में, जो ट्यूबवेल की बिजली फ्री करी है, वो हमने नहीं कराई है, ना हम करवा सकते हैं, ना हम किसी और राज्य में अपनी फोर्स या सुप्रीम कोर्ट से बोल के उसको फ्री करा सकते हैं। वो उनकी खुद की मर्जी है, जो डीपीएसपी के अंडर आती है, जो राज्य कल्याण के लिए काम करती है। राज्य कल्याण के काम करने के लिए जो भी चीज़ें होंगी, जो भी नियम होंगे, वो हमारे राज्य सरकार के हाथ में है, उनकी मर्जी है। वही सब डीपीएसपी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में जब हम भाग 4 पढ़ रहे होंगे कि डीपीएसपी क्या है और क्या इनके लिए हम सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। दूसरा है हमारा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। जो हमारा चुनाव होता है, जो हमारा निर्वाचन होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है राष्ट्रपति की। तो मैंने बताया जो राष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ें, जो राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे, जो अलग टॉपिक है अपना, उसको हम तब पढ़ेंगे। फिर है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ये भी हम राज्यसभा लोकसभा डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया है कि ये तीनों चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, आयरलैंड के संविधान से ली हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने ये चीज़ें ली हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? राज्य के नीति निर्देश तत्व, डीपीएसपी, ये चीज़ें, और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन जो पद्धति है उनको याद रखना है, और राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन की प्रक्रिया को भी। और आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे जरूरी हमने जो लिए हैं, कई बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची। ये लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक,
भाई बहुत जरूरी चीज़ है, इसे मैं अभी आपको बताऊंगा। और तीसरी चीज़ जो है वो है क्या, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ट्रेड एंड कॉमर्स की फ्रीडम, जो स्वतंत्रता है उन्हें ट्रेड और कॉमर्स इसके करने की, जो आम लोगों को दी गई है। ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। समवर्ती सूची पता है, 3 सूची है हमारे देश में, क्या हमारे संविधान में, क्या संघ होगी जिस पर संघ कानून बनाता है। मैंने आंकड़ा जो बताया आपको 100 या 98, ये आंकड़ा बदलता रहता, अभी बदल गया है, मैंने थोड़ा अपडेट नहीं था इसलिए मैंने बताया। संघ सूची होती है एक, तो दूसरी क्या होती है, राज्य सूची, जिस पर सिर्फ राज्य को अधिकार है बनाने का, और एक तीसरी होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिस पर हमारा केंद्र भी और राज्य दोनों हमारे क्या कानून बनाते हैं। ये हमारी चीजें हैं समवर्ती सूची में। तो जो समवर्ती सूची का पूरा ही हमारा जो टॉपिक है वो कहां से लिया हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब बात कर लेते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की। किसकी भैया, बात करेंगे अब हम संयुक्त बैठक की। संयुक्त बैठक, भाई संयुक्त बैठक से कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ना कुछ तो। संयुक्त मतलब क्या है, संयुक्त रूप से मतलब एक जगह बैठना। संयुक्त बैठक का मतलब यह है कि किसी भी दो पक्ष में, किसी भी दो वर्ग में, किसी भी दो पार्टी में, किसी भी दो समाज में कोई भेदभाव ज़्यादा हो और उनके फैसले को लेकर कोई भी मान लिया कोई निष्कर्ष ना निकल रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को बुलाते हैं, बैठाते हैं और वहाँ कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाए। और निष्कर्ष निकलते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, निष्कर्ष निकलते हैं। तो जैसे अभी एक वो आ रहा था यूपी पुलिस का, जैसे अभी आईपीएल मैच चल रहे हैं तो उसमें गौतम गंभीर और विराट कोहली को लेकर बहुत भेदभाव की भावनाएं उनके अंदर भरी हुई हैं, तो उनके मीमीज बनती रहती हैं वो। तो मीमीज क्या थी कि कोई भी लड़ाई गंभीर या विराट नहीं है, आप घर बैठकर उसको निपटा सकते हैं अगर एक साथ बैठें तो। कोई भी लड़ाई गंभीर या विराट नहीं है, ठीक है। उसका मतलब यही है कि कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं है समाज में जो बैठकर ना सुलझाई हो। अगर जो लड़ाई अब तक चल रही है निरंतर, उसका मतलब यह है कि ये एकजुट आपस में बैठे ही नहीं है, ये संयुक्त रूप से एक साथ बैठे नहीं है। अगर एक साथ बैठे होते और उनका जो हेड है या उनको जो संचालन करने वाला सदस्य है वो ठीक हो, तो भाई लड़ाई तुरंत सुलझ जाएगी या क्लियर हो जाएगा सब कुछ, डाउट वाउट वगैरह आपस में भेदभाव भावना सब क्लियर हो जाएगी। लेकिन बैठते नहीं है। तो संयुक्त बैठक का मतलब कहीं ना कहीं यही है। लेकिन ये संयुक्त बैठक किसी आम आदमी की नहीं है, किसी आम नागरिक की नहीं है, ये कानून को लेकर लड़ाई है। कानून को लेकर कैसे लड़ाई है कि मान लिया कानून तो पेश होता है यार, बिल तो दो ही जगह होता है, राज्यसभा है लोकसभा। अब राज्यसभा में पेश हो गया, अब तक तो हमने पढ़ा पूरा प्रोसेस, तो अब ऊपर से पढ़ा है, उसमें अंदर अपवाद भी होते हैं कि भाई पहले लोकसभा में आया, लोकसभा में पास ना हुआ, और अगर लोकसभा से पास हो गया फिर राज्यसभा में जाता है, और अगर राज्यसभा में ही पास ना हुआ तो क्या होगा फिर, मान लिया राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में भी हो गया, तो फिर राष्ट्रपति ने नहीं किया तो क्या होगा। तो ये सारी उसी के अंदर पढ़ेंगे हम, डिटेल में जब पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने एक ब्रीफ ऐसी दे दिया आपको कि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए कि ये क्या होता है, बिल कैसे पास होता है। तो अगर हम इसके अंदर की थोड़ी बात करें, बिल के अंदर की, कि पहले हमने मान लिया लोकसभा में ये बिल आया, कोई भी बिल आया भाई हमारा लोकसभा में बिल मान लिया, मतलब CA को लेके आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। पहले तो बिल ही हो गए। या कोई महिलाओं को लेके बिल आ गया, कोई वुमेन को लेके बिल आ गया कि उनको मतलब जो उनकी सीटों का रिजर्वेशन है वो 50% किया जाए, या जो भर्ती में प्रक्रिया है उनमें उसको 50% की साझेदारी होनी चाहिए। ये बिल आया हमारा मान लिया राज्यसभा में, यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ फिर आया राज्यसभा में, और फिर आया प्रेसिडेंट के पास। 3 तो स्टेप होते हैं, फिर हमारा ये एक्ट बनी जाता है, कानून बनी जाता है। मान लिया यहाँ से पास हो गया, लोकसभा के सदस्यों ने बोला कि भाई महिलाओं की साझेदारी 50% होगी, इस बात की अनुमति दी जाए, इसको कानूनी तौर पर दर्जा दिया जाए, 50% से कम कहीं भी साझेदारी नहीं होगी, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, या कहीं भी चुनाव की बात हो, कहीं भी किसी भी चीज़ का सीटों का आवंटन हो, कुछ भी हो, 50% से कम वहाँ की रिजर्वेशन से कम उसको नहीं मिलना चाहिए। ये कानून के रूप में हम देखना चाहते हैं। तो लोकसभा में बिल पेश हुआ, लोकसभा में बिल पेश हुआ, बिल पास हो गया, बिल गया हमारा राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने कही नहीं भाई, जब 50% महिलाओं को दे दिया जाएगा आरक्षण, तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा है तो उनके लिए कुछ
कम हो जाएगा, फिर तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई ये बिल हम पास नहीं करेंगे, ये गलत है, बिल यहाँ रुक गया। झगड़े के कारण एक क्या लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने कही नहीं भी ज़्यादा है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है इन्होंने कहा कि भाई इसको 50% को कम करके आप ऐसा कर लो, इसे 30 या 35 कर लो। इनसे क्या बोला कि 35% कर लो। अब लोकसभा अगर मान जाएगी कि 35 हो गया तो ठीक है, अगर लोकसभा भी अपने वादे पर अड़ी रही तो वो कहेगी नहीं भाई 35% नहीं, काम चलेगा तो 50% से ही चलेगा, हमें चाहिए 50%, तुमको ये पास करना ही होगा। फिर भी लटक गया, राष्ट्रपति तक तो पहुंचा ही नहीं, ये बिल अभी यहीं अटक रहा है राज्यसभा लोकसभा में। तो जब इसने राज्यसभा ने बोला था कि 35% पर आप सहमति दे दो, और मान लीजिए राज्यसभा ने 35% पर सहमति दे दी, तो दोनों सदन से पास हो गए, बिल पहुंच गया कहाँ, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने कही नहीं भाई तुमने तो साइन कर दिए हैं, सब चीज़ है, अब मैं नहीं इसको करता हूँ फाइनलाइज, अब मैं मैटर यहाँ फंस गया है। तो बात कहने का मतलब ये है कि देखो ये झगड़े कारण हुआ या किसी की चीज़ का निष्कर्ष नहीं निकला इस चीज़ से, तो ये क्या काम करेंगे, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त बैठक की जो प्रावधान है वो लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से, अनुच्छेद 108 के अंदर, 108 के अंदर है अनुच्छेद। कई बार क्वेश्चन आया कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। तो ये संयुक्त बैठक को जो हम बोलते हैं कि संयुक्त बैठक है, ये संयुक्त बैठक है, तो ये संयुक्त बैठक किसके लिए होती है, संयुक्त बैठक इसके लिए तो होती है कि जो हमारा प्रावधान है या हमारी जो नाराजगी या हमारे जो फैसले नहीं है उसको लेके कुछ ना कुछ फैसला हो। तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे, बुलाते हैं, जिसका नाम है संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। और ये जो काम है ना, ये 6 महीने का समय होता है कि 6 महीने के अंदर अगर तुमसे सुलझ रहा है मामला तो ठीक है, वरना फिर संयुक्त बैठक बुलानी ही है और वो कानून पास करवाना अनिवार्य है। तो फिर राष्ट्रपति जी बुलाएंगे हमारे क्या, संयुक्त बैठक। क्वेश्चन आता है संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बातें ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है, और डिटेल में हम बाद में करेंगे जब हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे, लेकिन अब ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति फिर बुलाता है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य आते हैं, सभी सदस्य आते हैं। फिर उस पर बैठकर मत होते हैं, उन पर बैठकर बहस होती है, फिर निष्कर्ष ये निकलता है कि वो बिल पास हो गया और राष्ट्रपति की मोहर लगती नहीं, हो गया काम। तो यही संयुक्त बैठक होती है जो अनुच्छेद 108 के अंदर आती है, ठीक है। कई क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक, एक बात। दूसरी बात अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। दूसरी बात कौन कौन आते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य आते हैं। तीसरी बात कब आते हैं कि जब किसी बिल को लेकर उन पर सहमति नहीं होती, तब वो संयुक्त बैठक का काम करते हैं। संयुक्त बैठक में उसका फिर फैसला लिया जाता है। ये चीज़ थी हमारी। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है हमने समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं जिसको, इंग्लिश में लिख दूं कॉन्करेंट लिस्ट, और सदनों के दोनों सदन की संयुक्त बैठक जिसको हम बोलते हैं जॉइंट सिटिंग, और वाणिज्य व्यापार या ये मतलब ट्रेड कॉमर्स एक्सेट्रा, इनको करने की स्वतंत्रता। ये हमारा कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से राज्यों के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट वे से। जापान के कॉमन संविधान बताइए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से, यूएसए से या अमेरिका से। दोनों में फर्क बताया था मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेके, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो हमारी चीज़ें थी ये हमारी थी अमेरिका के संविधान से। क्या, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका न्यायिक पूर्णावलोकन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजों की हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर की हटाने की प्रक्रिया जिसको महाभियोग बोलते हैं, और प्रस्तावना प्रियम्बल, और यथोचित विधि प्रक्रिया भी मैंने आपको समझाया ही था। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने पहली वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो ये हमारी चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस करी हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। एट लास्ट वीडियो को लाइक कर दो, और जो कोई क्वेश्चन है आप उनको कमेंट कर देना, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन है 2, मैं उनको आपको करना चाहता हूँ, आप उनका कमेंट में आंसर देना कि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो चुन के व्यक्ति आए थे या जो सदस्य आए थे, तो वो हमारे कौन से प्रिंसली स्टेट से थे, ठीक है।
कौन से प्रिंसली स्टेट से सबसे ज़्यादा हमारे संविधान सभा में सदस्य चुन के आए थे, ये आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ से बना देता हूँ आपके लिए जो काफ़ी डीप है और आप इसको समझ भी गए होंगे, जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसमें पावर किसकी ज़्यादा होगी, सरकार की या कोर्ट की। इसमें सरकार ज़्यादा पावरफुल होगी या हमारा कोर्ट या हमारी न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। और यथोचित विधि प्रक्रिया में सरकार ज़्यादा मजबूत होगी, सरकार का पक्ष मजबूत होगा या हमारा न्यायपालिका का, ये आपको कमेंट में बताना है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2019 से 20 उसका क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको ये बताना है और आई होप आपको इसका आंसर दे दिया होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है कि सिर्फ सरकार द्वारा बनाए गए जो लॉ है उसका प्रोसेस चेक कर रहा है, बस अपना हस्तक्षेप कुछ नहीं हो रहा है इसमें। और इसमें क्या है, प्रोसीजर भी चेक हो रहा है और ये भी चेक हो रहा है कि वो कानून सही है या गलत है। अगर सही है तो चलेंगे, वरना फिर तुरंत निरस्त किए जाने की प्रावधान दिए गए हैं। तो अब बताना इसमें सरकार का जो पक्ष मजबूत होगा, सरकार ज़्यादा मजबूत होगी या हमारी न्यायपालिका, और इसमें भी सरकार ज़्यादा मजबूत होगी या न्यायपालिका, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये है, तो कोशिश यही है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और यार वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।